ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th फिजिक्स चैप्टर नंबर 3 लेक्चर नंबर 10 स्टार्ट करेंगे आज। अच्छा, आज हमने पढ़ना है फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। यानी फ्रिक्शन के ऊपर हमने स्टडी करने का फ्रिक्शन क्या होता है। अच्छा, फ्रिक्शन का अगर लफ्जी मतलब मैं आपसे पूछूं तो फ्रिक्शन का क्या मतलब होता है, कोई बता सकता है? सिंपल है फ्रिक्शन। अगर आप तो अपने दोनों हाथों को आपस में रब करते हो, रगड़ते हो, इसको हम क्या बोलते हैं? अच्छा, कभी आपने फील किया जब आप अपने हाथों को रब कर रहे होते हो, एक हाथ को लेफ्ट हैंड के ऊपर, राइट हैंड जब आप ऊपर मूव करते हो, तो आपने फील किया कि आपके अंदर एक ऐसी फोर्स पैदा होती है जो आपको आगे जाने से हाथ को रोकती है। होता है कि नहीं होता ऐसे? उसको हम फ्रिक्शन बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? फ्रिक्शन। जब दो सरफेस आपस में टच करती हैं, जब दो सरफेस आपस में टच करती हैं तो वो बॉडी की मूवमेंट को अपोज करती हैं, उसकी मुखालफत करती हैं कि वो आगे ना बढ़े। द फोर्स डेट अपोजिस, यानी वो एक फोर्स पैदा होती है जो कि क्या करती है? अपोजिस, मुखालफत करती है किसकी? द मोशन ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट्स, हरकत करने वाले ऑब्जेक्ट्स की। जिस तरह मैंने कहा दोनों हैंड्स, अब आप दोनों हैंड्स को मूव करो या एक हैंड को दूसरे हैंड के ऊपर मूव करते हो तो आप फील करोगे कि फोर्स पैदा हो रही है जो आपके हैंड को आगे जाने से अपोज कर रही है। करके देख लो बेशक, आप फील करोगे कि आपका एक हैंड दूसरे हैंड पे जब आप करते हो तो वो एक अपोज फोर्स पैदा होती है। हो रहा है कि नहीं? तो इसे बोलते हैं फ्रिक्शन, रगड़ बोलते हैं इसको। हम क्या बोलते हैं? फ्रिक्शन बोलते हैं। अच्छा, साइकिल जो चलती है हमारी, ये मैंने आपकी बुक से एग्जांपल ली है। अ साइकिलिस्ट कीप ऑन पैडलिंग टू ओवरकम फ्रिक्शन। अच्छा, फ्रिक्शन जो होता है, अक्सर आपने देखा है कि जब बारिश होती है और बहुत ज़्यादा फिसलन होती है तो आप कम पैडल भी लगाओ तो साइकिल बहुत तेज भागती है। कोई फील किया आप लोगों ने? उसकी रीज़न क्या होती है? जहाँ पे चिकनाई होती है या ऑयली सरफेस होती है या चिकनाई वाली मिट्टी होती है, वहाँ पे फ्रिक्शन कम हो जाती है। तो लेकिन जब आप ड्राई हो, सरफेस आपकी खुश्क हो, सड़क हो, रफ हो सरफेस, तो उस सरफेस के ऊपर फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा होती है। तो साइकिलिस्ट क्या करता है? अपनी पैडल को बार बार जोर लगाता है ताकि वो रुक ना जाए फ्रिक्शन की वजह से। यहां समझ आ गई बात की? तो ये आप एग्जांपल दे सकते हो। दूसरी एग्जांपल जो है, आप लोग जो चलते हो, भागते हो, ये भी फ्रिक्शन है। अगर आपके पाँव या शूज और जमीन के दरमियान, जमीन की सरफेस के दरमियान फ्रिक्शन ना हो तो आप फिसल फिसल जाओगे। ठीक है? तो यही वजह होती है, ये फ्रिक्शन ही होती है जिसकी वजह से वो अपोजिंग फोर्स पैदा होती है। ये दो एग्जांपल्स आप लिख सकते हो इसके अंदर। अच्छा, अब आता है कूल्ड वेल्ड्स। ये वैसे आपको पता होना चाहिए। अब देखो, ये एक छोटा ब्लॉक, एक बड़ा ब्लॉक है। ये छोटा और बड़ा ब्लॉक दोनों आप एक दूसरे के ऊपर हैं, और जो सरफेस आपस में टच कर रही है इनकी, जो सरफेस आपस में ये, उसको बोलते हैं कूल्ड वेल्ड्स। आपके हैंड भी है। अब देखो, मेरी ये 3 फिंगर है, ये मैंने 3 फिंगर रखी हुई अपने हैंड के ऊपर, तो मेरी ये 3 फिंगर इस हैंड के ऊपर टच कर रही हैं, तो ये कॉन्टैक्ट है। मेरे ये 3 फिंगर इस लेफ्ट हैंड के ऊपर कॉन्टैक्ट कर रही हैं। तो यही कॉन्टैक्टिंग पॉइंट्स या कॉन्टैक्टिंग सरफेस, यानी ऐसी सरफेस जो आपस में कॉन्टैक्ट है, जुड़ी हुई हैं, उसको हम क्या नाम देते हैं? कूल्ड वेल्ड्स। तो ये इसको बड़ा करके दिखाया है इसने, यानी वो सरफेस जो आपस में कॉन्टैक्ट होती हैं, उस सरफेस को हम क्या बोलते हैं? कोल्ड वेल्ड। द कॉन्टैक्ट पॉइंट्स बिटवीन द टू सरफेस फॉर्म अ सॉर्ट ऑफ कोल्ड वेल्ड्स। वो क्या बनाती हैं? कोल्ड वेल्ड्स बना देती हैं। क्लियर होगी बात यहां तक? समझ आ गई है? अच्छा, नेक्स्ट आ गया जी हमारे पास, ये सरफेस है, इसके ऊपर मैंने कोई मास रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है? मैंने कोई मास रखा हुआ है। अच्छा, मैं क्या करता हूं? इसके ऊपर फोर्स लगाता हूं। क्या करता हूं मैं? इसके ऊपर फोर्स लगाने से, लेट करो मैंने इसके ऊपर फोर्स लगाई है 10 न्यूटन। कितनी लगाई है? क्या ये मास आगे को हरकत कर रहा है? नहीं कर रहा। अक्सर जिस तरह टेबल है, अगर मैं टेबल में फोर्स लगाऊं, ये हरकत नहीं कर रहा, हालांकि फोर्स मैं लगा रहा हूं। तो ये जो फोर्स मैं लगा रहा हूं, इस फोर्स को, इस फोर्स की वजह से जो फ्रिक्शन पैदा हो रही है उस फ्रिक्शन सरफेस के दरमियान, उसको बोलते हैं स्टैटिक, उसको हम बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। क्या बोलते हैं?
यानी फोर्स लगाने के बावजूद फ्रिक्शन इतनी ज्यादा है, फोर्स लगाने के बावजूद फ्रिक्शन इतनी ज्यादा है कि बॉडी मूव नहीं कर पा रहा। इसको हम क्या बोलते हैं? स्टैटिक फ्रिक्शन बोलते हैं। अच्छा, मैं फोर्स बढ़ा देता हूं। पहले मैं कम लगा रहा था, मैं दोनों हाथों से फोर्स लगा रहा हूं टेबल के ऊपर। लेट कर लो कि मैंने 20 कर दी, अभी भी टेबल मूव नहीं कर रहा। ये बॉडी जो ये इधर ऊपर रखी हुई है मूव नहीं कर रही। तो ये भी फ्रिक्शन कौन सी है? यानी कि स्टैटिक फ्रिक्शन इतनी ज्यादा है कि वो, अच्छा आपने 20 फोर्स की, 20 फोर्स करने के बाद भी वो आपका जो मास है वो मूव नहीं कर रहा, तो इसका मतलब ये भी हमारी जो फ्रिक्शन है ये कौन सी फ्रिक्शन है? स्टैटिक फ्रिक्शन है। मैंने मजीद फोर्स बढ़ा दी, मैंने 30 कर दी, तब भी ये मूव नहीं कर रहा, तब भी ये कौन सी फोर्स है? सॉरी, फ्रिक्शन कौन सी? स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक का मतलब होता है रुका हुआ, जो हरकत में नहीं आता, जो हरकत में नहीं आता उसको हम स्टैटिक बोलते हैं। अच्छा, मैंने जो फोर्स है वो मैंने 39 कर दी, 39 पे भी वो बॉडी मूव नहीं कर रहा, तो ये हमारी कौन सी है? ये हमारी स्टैटिक फ्रिक्शन है। अच्छा, मैंने जैसे ही 40 किया, 40 करने के बाद आप देखते हो कि बॉडी क्या है? मूव होना शुरू हो गया। बॉडी क्या है? मूव होना शुरू हो गया। अच्छा, जैसे ही मैंने 40 किया, 40 करने पे क्या हुआ? बॉडी मूव करना शुरू कर। इसका मतलब 39 करते हो बॉडी मूव नहीं कर रहा, लेकिन जैसे ही 40 करते हो इसका मतलब ये वो स्टेज आ गई कि जहां पे आपकी स्टैटिक फ्रिक्शन खत्म हो गई और वो फ्रिक्शन क्या हो गई? टूट के अब आपकी क्या हो गई है? ये डायनामिक में आ गई है, हरकत में आ गया बॉडी। इस जो फोर्स है ना, इस फोर्स को 39 तक ये आपकी स्टैटिक है। जैसे ही आपने 40 किया, 40 पे बॉडी मूव करना शुरू कर दिया, इसे बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। यानी कि लिमिटिंग फ्रिक्शन आपका वो फ्रिक्शन होता है जो बिल्कुल ही स्टैटिक फ्रिक्शन के फौरन बाद स्टार्ट हो जाता है। यानी अगर उससे कम करोगे तो बॉडी रुक जाएगा, उससे ज्यादा करोगे तो बॉडी, अब आप ये टेबल को भी आप फोर्स लगाते हो, एक स्टेज ऐसी आएगी कि आप जब आप फोर्स लगाओगे तो टेबल थोड़ा बहुत मूव करना, तो इसका मतलब आपने स्टैटिक फ्रिक्शन को खत्म कर दिया है। तो वो जो पॉइंट, जिस पॉइंट के ऊपर स्टैटिक फ्रिक्शन खत्म हो जाती है और आगे बॉडी मूव करना शुरू कर देता है, उसको हम क्या नाम देते हैं? लिमिटिंग फ्रिक्शन का नाम देते हैं। यहां तक समझ आ गई बात की? लिमिटिंग फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है सबको? ठीक है, स्टैटिक और लिमिटिंग में डिफरेंस समझ में आ गया। ये मेरा मेन काम था आपको समझाना। आगे इसकी जो बुक में लिखी हुई है बातें वो देखो, जो आपने याद भी करनी है। ये बोर्ड में स्टैटिक फ्रिक्शन, सॉरी लिमिटिंग फ्रिक्शन की डेफिनेशन बहुत आई हुई है, और आगे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन वो आगे जाके पढ़ते हैं। फ्रिक्शन इज इक्वल टू द अप्लाइड फोर्स दैट टेंड टू मूव अ बॉडी एट रेस्ट। कहता है ये फ्रिक्शन कौन सी है? असल में ये जो फोर्स है इसको बोलते हैं अप्लाइड फोर्स। यानी जो F40 हो जाएगी ये अप्लाइड फोर्स कहला लेगी, कि जिसकी वजह से बॉडी हरकत में आ गया। और यहां तक पहुंचने के लिए उसने इससे एग्जैक्ट एक पॉइंट पहले अपनी स्टैटिक फ्रिक्शन खत्म की है। ठीक है, अच्छा एक और बात देखो जो मैं बताना भूल गया हूं, चलो इसके अंदर भी आएगी। अब ये देखो, मैं कहता हूं चेयर है, अगर मैं चेयर को फोर्स लगाऊं, या चलो ये आपका मास है, लेट करो ये 5 kg का मास था, तो वो 40 के ऊपर हरकत करने में शुरू हो गया। लेट कर लो कि अगर ये 5 का नहीं होता बल्कि ये 20 kg का होता, तो क्या इसने 40 के ऊपर हरकत करना था? नहीं करना था। इसका मतलब जो आपकी लिमिटिंग फ्रिक्शन है ये मास के ऊपर डिपेंड करती है। अगर मास कम होगा तो लिमिटिंग फ्रिक्शन भी कम होगी, अगर मास ज्यादा होगा तो लिमिटिंग फ्रिक्शन भी, क्योंकि जब भारी वजन होता है उसको हिलाने के लिए हमें फोर्स भी ज्यादा चाहिए और उसकी फ्रिक्शन भी ज्यादा होगी। हल्की चीज को आप हिलाते हो जल्दी हिल जाती है, उसकी फ्रिक्शन जल्दी खत्म हो जाती है, लेकिन जब आप भारी चीज को हिलाते हो तो उसकी फ्रिक्शन ज्यादा होती है, उसको खत्म करने के लिए आपको फोर्स भी ज्यादा लगानी पड़ती है। ये बात आगे आएगी, ये कॉन्सेप्ट था, बाकी आप देख लो जितना आपने रटा लगाना है इसको। इट इंक्रीज विद द अप्लाइड फोर्स, जैसे अप्लाइड फोर्स बढ़ाते हो ये बढ़ती रहती है आपकी मूवमेंट। फ्रिक्शन कैन बी इंक्रीज टू सर्टेन मैक्सिमम वैल्यू। कहता है ये मैक्सिमम हो जाती है फ्रिक्शन। ये देखो ना, ये 39 तक क्या है आपकी मैक्सिमम फ्रिक्शन है। इट डज नॉट इंक्रीज बियॉन्ड दिस, इससे आगे वो नहीं बढ़ती, और वो क्या होती है, वो आपकी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फ्रिक्शन इज नाउन एज द फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। यानी कि वो फोर्स जहां पे जाके आपकी मैक्सिमम हो जाए फ्रिक्शन, यानी कि 39 और 40 के दरमियान आपकी मैक्सिमम फ्रिक्शन है, जिसको उसने लिमिटिंग फ्रिक्शन का नाम दिया है। उसके एग्जैक्ट जैसे ही आप ऊपर जाते हो,
या मैं ये भी कह सकता हूँ स्टैटिक फ्रिक्शन जो है 39 के ऊपर, आपकी लिमिटिंग फ्रिक्शन को भी कह सकते हैं मैक्सिमम के ऊपर। 39 से जितनी नीचे होगी वो आपकी स्टैटिक होगी, 39 पे लिमिटिंग हो जाएगी। जैसे ये 40 पे पहुंचेगा वो आपकी मूवमेंट में आ जाएगी। ठीक है, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन यानी कि आपकी मैक्सिमम फ्रिक्शन होगी उस वक्त क्या होगी आपकी मैक्सिमम। उसको हम क्या बोलते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलते हैं, एफएस से जाहिर करते हैं उसको। अच्छा, ये आपकी जो होती है ना बॉडी, उसके ऊपर 4 फोर्सेस अमल कर रही होती हैं। कितनी फोर्सेस अमल कर रही होती हैं? 4। ये आपका बॉक्स है, इसका वेट नीचे की जानिब, इसका वेट, और इसका जो एन है, इसको बुक में उसने आर बोला है, रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन। इसने एन बोला है और बुक ने क्या बोला है? आर बोला है। ये ऊपर की जानिब होता है। ये एफ एल, ये जो आपको मैंने अभी बताया था, ये कौन सी फ्रिक्शन है? लिमिटिंग फ्रिक्शन, जिसे एफ एस बोला था हमने। और ये हमारा थ्रस्ट, जिसकी वजह से वो आगे जाता है, जिसकी वजह से वो आगे जाता है। अब ये 4 फोर्सेस हैं। अब आप जरा देखो, अब ये एन और वेट, ये दोनों हमेशा इक्वल नहीं होंगे। ये बस आपने ध्यान में रखना है, एन और वेट हमेशा क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो आपकी जो स्टैटिक फ्रिक्शन होती है ये इक्वल होती है म्यू आर के। इसके म्यू आपका होता है कोफिशिएंट फ्रिक्शन। अच्छा, इसको बाद में देखते हैं फार्मूले को, पहले इसको देखो। इट डिपेंड अपॉन द नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन, ये नॉर्मल रिएक्शन है। प्रेस का मतलब होता है नीचे की तरफ दबाना। ये आप, मैंने बताया था ना आपको, एक 5 kg का मास है, उसकी प्रेस कम होगी, लेकिन जो 20 kg का होगा उसका प्रेस, उसका वेट ज्यादा होगा, और उसकी नॉर्मल रिएक्शन भी ज्यादा होगा। ठीक है, between the two surfaces in contact, the ratio between the force of limiting friction and normal reaction is constant। ये म्यू जो होता है ना, ये रेशो होती है। रेशो का मतलब बटा, ये कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बोर्ड में अगर डेफिनेशन आ जाए तो ये आपने यहां से शुरू करना है, द रिएक्शन बिटवीन द फोर्सेस। यानी कि ये लिमिटिंग फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन के दरमियान रेशो है। रेशो का मतलब बटे में होना। रेशो का मतलब क्या होता है? आपका जो स्टैटिक फ्रिक्शन है और जो आपका नॉर्मल फ्रिक्शन है, इसको आपने क्या रखना है? बटे में रखना है। तो इस रेशो को हम क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ये डिवाइड हो रहा है, क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। तो एफ एस इक्वल टू क्या हो जाएगा? म्यू आर। ठीक है, और आर को मैंने क्या बोला, यानी कि ये जो नॉर्मल रिएक्शन को मैंने क्या बोला है? वेट नहीं बोला। तो दोनों आपस में बराबर है, दोनों आपस में। तो लाजिम बात है, जो आर है वो किसके बराबर हो जाएगा? डब्ल्यू के। और डब्ल्यू किसके बराबर होता है? एम जी। तो ये हमारा फार्मूला बन जाएगा एफ एस इक्वल टू म्यू एम जी, और इसके न्यूमेरिकल भी आगे हैं। क्लियर होगी बात यहां तक? यहां तक समझ आ गई बात की? यहां तक कोई क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम?